MSPG कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज BA तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसके अंदर भी हम आज 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़ा जो विद्रोह हुआ उसके पीछे क्या कारण रहे कि उस समय जब इतनी संचार व्यवस्था की सुविधा भी नहीं थी और लगभग उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ। इसके पश्चात हम विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह की जो घटनाएं हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तत्पश्चात हम जो विद्रोह का स्वरूप है, जिसको काफ़ी विवादित भी माना जाता है कि 1857 का जो विद्रोह का स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा था, उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में इसके परिणामों का 1857 की क्रांति का जो परिणाम निकले उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज 1857 की क्रांति के जो कारण हैं, क्या कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से भारतीय सैनिकों को, ज़मींदारों को, जागीरदारों को और आम लोगों को इस क्रांति में कूदना पड़ा। आइए सबसे पहले हम क्रांति के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। अठारह सौ सत्तावन की जो क्रांति हुई उसके राजनीतिक कारण भी रहे, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और कुछ तत्कालीन समय में होने वाली घटनाएं भी इस क्रांति की जिम्मेदार रही है। हालांकि 1857 का जो विद्रोह हुआ वह विद्रोह अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसके प्रति भारतीय लोगों में काफ़ी रोष था और समय समय पर उन्होंने इस रोष को जाहिर भी किया। इनमें बहुत सारे जनजातियों के विद्रोह भी हुए हैं उस समय 1857 क्रांति से पहले। इसी तरह से हम 1806 से और 1855 ईस्वी के मध्य या 1857 के मध्य की जो घटनाक्रमों की चर्चा करते हैं, उसमें अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति है उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे विद्रोह भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल 1806 ईस्वी में वेल्लोर में जो सैनिक टुकड़ी थी, देशी यानी कि भारतीय सैनिकों की टुकड़ी थी, किसी कारणवश उन्होंने विद्रोह कर दिया था। हालांकि उस विद्रोह को दबा दिया गया था। इसी तरह से 1824 में भी बैरकपुर, कलकत्ता के पास स्थित बैरकपुर में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इसी तरह से 1831 से 1835 ईस्वी के मध्य कोल जो जाति थी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसी तरह से 1848 में कांगड़ा, जसपुर, दातापुर के जो राजाएँ थे, जो उनके जो जागीरों के जो मालिक थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। इसी तरह से 1855-56 में संथालों का विद्रोह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों के जो प्रति जो गुस्सा था, जो उन लोगों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था, उन्होंने समय समय पर जाहिर भी किया था, यानी कि विद्रोह के रूप में। लेकिन ये विद्रोह जो हुए थे वो काफ़ी सीमित क्षेत्रों में ही हो पाए थे और सीमित लोगों के द्वारा ही किए गए थे। लेकिन जो 1857 की जो क्रांति हुई, एक तरह से उत्तर भारत में तो इसका काफ़ी प्रभाव रहा, विशेषकर जो बिहार का बहुत सारा क्षेत्र है, अवध का, यूपी का जो क्षेत्र है वो काफ़ी है, राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट रहा, दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में भी इसका काफ़ी प्रभाव रहा। और इसके प्रभाव स्वरूप ही अंग्रेजों को आने वाले समय के लिए काफ़ी अपनी नीतियों में परिवर्तन भी करना पड़ा। यहाँ तक कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन का संचालन कर रही थी, उस शासन संचालन को ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार से अपने अधीन ले लिया। तो इससे हम मान सकते हैं कि 1857 क्रांति के कितनी महत्वपूर्ण थी और इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या भारत में परिवर्तन हुए। तो आइए सबसे पहले से कारणों में हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की।
क्या किसकी बात करते हैं? राजनीतिक कारण। कोई भी क्रांति है, कोई भी विप्लव हो, उसके पीछे कई राजनीतिक कारण होते हैं। इसी तरह 1857 की क्रांति जो हुई उसके पीछे भी बहुत सारे राजनीतिक कारण थे। जैसे कि पिछली क्लासों में कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 ईस्वी तक 8 वर्षों तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और वे घोर साम्राज्यवादी थे और अपनी साम्राज्यवादी नीति के परिणाम स्वरूप उसकी साम्राज्यवादी नीति के कारण भारतीय जो जनता थी, भारतीय सैनिक थे या अन्य जो जागीरदार सामंत जो लोग थे, उनमें काफ़ी आक्रोश था। उसकी साम्राज्यवादी नीति के परिणाम स्वरूप ही उत्तर भारत के क्षेत्रों में काफ़ी असंतोष फैला। उसकी जो गोद निषेध प्रथा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली जो नीति थी, व्यक्तिगत का जो सिद्धांत था उसकी वजह से बहुत सारे जो छोटे राज्य थे वहाँ की जनता और उन राजाओं में भी अंग्रेजों के प्रति काफ़ी रोष था और वो मौके की तलाश में थे। वे क्या थे? मौके की तलाश में थे कि किस प्रकार से हम अंग्रेजों से अपने अधिकारों को वापस लें और उन्होंने जो हमारे अधिकारों को छीना है उससे हम किस प्रकार से लड़ सके। इसी तरह से गोद निषेध नीति के अलावा लॉर्ड डलहौजी और उनके जो उत्तराधिकारी जो उनसे पहले जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी बहुत सारे जो देशी रियासतें थी उनके प्रति अपनी जो आक्रामक नीति है उसी के परिणाम स्वरूप कर्नाटक, तंजौर जैसे जो राज्य थे उनकी पेंशन और उपाधियाँ जो उनको मिलती थी, पेंशन उपाधियाँ, उनको भी उन्होंने समाप्त कर दी थी। तो ये सारा मैसेज देशी रियासतों को वो दे रहे थे। तो देशी रियासतों के मन में ये बात तो कुंठा तो भरी पड़ी थी किस प्रकार से अंग्रेज हमारे जो समकक्ष जो स्टेट है उनको धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। उनको ऐसा लगता था कि कल को ये हमें भी समाप्त कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से थे, उन्होंने भी इस विद्रोह में कहीं ना कहीं भारतीय जो विद्रोही लोग थे उनका साथ देना उन्होंने शुरू किया। इसी तरह से जो तत्कालीन मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर के नाम से भी जान जाते हैं, उनके प्रति भी अंग्रेजों की जो नीति थी वह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और समय समय पर वह बहादुर शाह जफर और उनके जो बच्चे थे उनको अपमानित और प्रताड़ित करते रहते थे। यहाँ तक कि जो उनके जो पुत्र थे, 8 पुत्र थे, उनमें से एक उनका पुत्र था मिर्जा कोयस को अंग्रेजों ने कहा कि आपको अगला उत्तराधिकार हम नामित कर देंगे, परंतु आपको लाल किला भी छोड़ना पड़ेगा, आपको जो पेंशन दी जाती है 1 लाख से ऊपर पेंशन दी जाएगी उसमें से आपको घटा दिया जाएगा। इसी तरह से आपको बादशाह की उपाधि जो दी जाती है उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, केवल अपना जीवन पेंशन से ही गुजारना पड़ेगा। तब ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी। तो दिल्ली उसके आसपास की जनता में, चूँकि इतने वर्षों से मुगल साम्राज्य चला आ रहा था, तो लोगों में मुगलों के प्रति एक भावना थी। तो जब वो देख रहे थे कि हमारे बादशाह शासकों को किस तरह से अंग्रेज लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, इस वजह से आम जनता में भी उनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न धीरे धीरे हो रहा था। इसी तरह से तत्कालीन समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे अंग्रेजों ने भारत को जीता था विभिन्न आयामों में, क्योंकि एक तरह से अंग्रेजों ने उत्तर भारत पर और दक्षिण से लेकर उत्तर भारत के क्षेत्रों तक 1849 तक तो पूरा पंजाब और 1856 तक तो अवध वगैरह के क्षेत्रों को भी उसने अपने अधीन कर लिया था। तो ये सब चीज़ें भारतीय लोग देख रहे थे। लेकिन इसी समय बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई, जैसे कि अफगान युद्ध हुआ। जब अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजकर वहाँ पर युद्ध किया, तो अफगानों ने स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया उससे भी भारतीय लोग काफ़ी प्रभावित हुए। इसी तरह से जो क्रीमिया का युद्ध चल रहा था, क्रीमिया के युद्ध के परिणाम स्वरूप अब लोगों को ये सूचनाएं मिलने लग गई थी कि रूस कहीं ना कहीं भारत पर आक्रमण कर सकता है। इससे लोगों में ये भावना उत्पन्न हुई कि क्यों नहीं हम भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करें, क्योंकि अफगान और रूस जैसे देश भी उनके प्रति एक आक्रामक नीति रखते हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, उससे भारतीय लोगों में काफ़ी रोष था। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक कुछ बातें थी, ये राजनीतिक जो कारण थे वो मैंने आपके सामने रखे। इसी तरह से अगला जो कारण जो महत्वपूर्ण माना जाता है क्या है? प्रशासनिक।
प्रशासनिक कारण। राजनीतिक कारण भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था अंग्रेज 1897 की क्रांति के लिए। प्रशासनिक कारण भी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी अंग्रेजों की वह काफ़ी भेदभावपूर्ण थी। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही इसमें काफ़ी भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस सदैव भारतीयों पर अविश्वास की नीति का पालन करते थे और मानते थे कि भारतीय हमारे समकक्ष नहीं हैं, हम जैसा काम करते हैं वो भारतीय लोग नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें भारतीय लोगों उन तक पहुँच रही थी। उनको ऐसी घुटन सी महसूस होती थी कि किस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव नीति प्रशासनिक क्षेत्र में अंग्रेज लोग कर रहे हैं, जबकि हम अपने पूरी जी जान अंग्रेजों के लिए लगा भी रहे हैं। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी जो भारतीय थे, उन्होंने अंग्रेजों के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया, लेकिन उनको उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप इतनी इज्जत नहीं मिल रही थी जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। इसी तरह से जब 1833 का चार्टर एक्ट बनाया गया तो उसमें एक एक्ट था, एक एक्ट के अंदर उसकी एक धारा जोड़ी गई थी कि बिना किसी जातीय और रंगभेद के आधार पर भारतीयों को भी अंग्रेजी साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में अच्छे पदों पर पदोन्नति दिया जाएगा, वेतन भी अच्छा दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें अंग्रेजों के द्वारा कही जरूर गई है, लेकिन उसको ज़मीनी हकीकत पर, ज़मीनी पस मंजर पर कभी उनको लागू नहीं किया गया। यानी कि धाराएं तो जोड़ी गई केवल दिखावे के लिए थी, लेकिन उसको कभी लागू ही उन्होंने नहीं किया कि बिना भेदभाव के भारतीयों को भी प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण इस जो पद है उन पर रखा उनको जाएगा। इसी तरह से न्यायिक क्षेत्र था, न्यायिक क्षेत्र में भी बहुत भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी, क्योंकि जो न्याय का जो क्षेत्र था उनमें जो भारतीय जज होते थे उनके सामने अंग्रेजी जो मुस्लिम होते थे उनको पेश नहीं किया जाता था, उनको वे कमतर आंकते थे कि, और जो अंग्रेज जो जज होते थे उनको अंग्रेजों के सामने पेश किया जाता था और उन जजों के भी काफ़ी कम महत्व दिया जाता था ब्रिटिश जजों के मुकाबले। इसी तरह से जो राजस्व नीति थी अंग्रेजों की, उस राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप भी बहुत सारी जो परेशानी है वो जमींदारों के साथ साथ कृषकों को भी भुगतनी पड़ी। अंग्रेजों ने हालांकि भू राजस्व प्रणाली में सुधार भी किए थे, लेकिन उन सुधारों का कोई जो परिणाम था वह जमींदारों और कृषकों को लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। इसलिए प्रशासनिक क्षेत्र में जो गड़बड़ियाँ थी उससे भी भारतीय लोग काफ़ी निराश थे। इसी तरह से मुंबई में एक इमाम कमीशन गठित किया गया था, उसके द्वारा लगभग 20,000 की जागीरें अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। इसी तरह से जो स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, उसके द्वारा भी बहुत सारे जमींदारों की ज़मीनें उनसे ले ली गई थी। इस तरह से छोटे छोटे जमींदार थे, सामंत जो लोग थे, उनमें भी अंग्रेजों के प्रति काफ़ी रोष था। इसके पश्चात हम बात करते हैं राजनीतिक कारणों के ऊपर हमने चर्चा कर ली, प्रशासनिक कारणों पर भी चर्चा कर ली। अब बात करते हैं सामाजिक कारण। कौन सा कारण? सामाजिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट में बिना भेदभाव रंगभेद की नीति के आधार पर भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उस धाराओं को कभी उन्होंने लागू ही नहीं किया। इस तरह सामाजिक जो जीवन था भारतीयों का, उनको उन्होंने दुष्कर बना रखा था। उनके आंतरिक जो सामाजिक जो मामले, जातीय मामले हैं, वर्गीय मामले, उनमें वे काफ़ी भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे। साथ ही जो समाज था, समाज में जो वर्ग था उनको वे इतना महत्व नहीं देते थे। उनके जो विवाह संबंधी जो काम हैं उनमें भी वो अपना इंटरफेयर करते थे। और जो बहुत सारी प्रथाएं जो प्राचीन समय से, हालांकि वो प्रथाएं गलत भी थी, ये बात सही है, लेकिन उनमें उन्होंने अंग्रेजों ने उनका हस्तक्षेप किया, उनको रोक लगाई। तो इससे भी क्या कि भारतीय जो लोग समझते थे कि विदेशी जो जाति आकर हमारे ही जो प्राचीन समय से चली आ रही परंपराओं को समाप्त कर रही है। इस वजह से सामाजिक असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसी तरह से सेना में भी, चूँकि सेना में तो ब्रिटिश जो सेना होती थी उनमें सभी जाति के लोगों को
साथ रखा जाता था, जिसमें जो उच्च जाति के लोग हुआ करते थे वो इनका हमेशा विरोध करते थे, क्योंकि वो नीचे जाति के उस समय छुआछूत का एक तरह से चलन चलता था। उसको भी हालांकि अंग्रेज सही नहीं मानते थे, लेकिन जो भारतीय जो प्राचीन परंपराओं का निर्वाह करते थे वह उनको अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप समझते थे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सामाजिक जो आचार विचार थे जिनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कार्यशैली के द्वारा उनमें हस्तक्षेप निरंतर कर रही थी। तो सामाजिक कारण भी 1857 की क्रांति के लिए काफ़ी उत्तरदायी रहा। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक कारण। चौथा कौन सा है? धार्मिक कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, शुरू में व्यापार के लिए ही भारत आई थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी भारत में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। चूँकि ज़्यादातर जो ब्रिटिश हुकूमत में जो धार्मिक लोग थे वो ईसाई धर्म का पालन करने वाले थे। 1813 तक आते आते 1813 में जो चार्टर एक्ट पारित किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंडिया के लिए, उसमें कहा गया था कि भारतीय लोगों को, यानी कि भारत के अंदर जो ईसाई मिशनरी हैं वह अपना धर्म प्रचार बिना रोक टोक के कर सकते हैं और उनको ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी सहायता देगी धन दौलत आदि के माध्यम से। इससे भी भारतीयों में एक तरह से डर का भाव बैठा, क्योंकि वे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ईसाई मिशनरीज थे वो विभिन्न रूपों में आया करते थे और विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य करते थे। और भारतीय जो संस्कृति है, जो चाहे वो हिंदू है मुस्लिम हो, उस समय का मुस्लिम भी काफ़ी सालों से रुके हुए थे, तो वह उनके हिंदुओं के अवतारों को और मुस्लिमों को, पैगंबरों को भला बुरा कहा करते थे। तो भारतीयों को हर तरीके से भी नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। इसी तरह से एक बार जो ब्रिटिश संसद के सदस्य हैं मैगल्स, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि परमात्मा ने भारत का जो विश्व साम्राज्य ब्रिटेन को जो प्रदान किया है वह ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ही ईश्वर ने उनको प्रदान किया है। और भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक अभी अब समय आ गया है कि एक कोने से दूसरे कोने तक क्या करना चाहिए, ईसाई धर्म का पूरी तरह से प्रचार करना चाहिए। इस प्रकार से वह ईस्ट इंडिया कंपनी अब ईसाई धर्म भारतीय लोगों पर थोपने की पूरी कोशिश करने लगी और उसी आधार पर अपना काम चला रही थी। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय लोग थे वो काफ़ी चिंतित हुए, क्योंकि जो शिक्षा का काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी उन शिक्षा के क्षेत्र में भी वो ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ही काम कर रही थी। और ईसाई मिशनरियों का मुख्य जो काम था वह ईसाई धर्म का प्रचार करना था और अन्य जो लोग, जो गैर ईसाई लोग थे, उनको ईसाई धर्म में परिणित करना उनका काम था। इसी तरह से विलियम बेंटिंक ने एक नया नियम, ये भी तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक, उन्होंने एक नया नियम भी बना दिया था कि जो भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेगा, यानी कि ईसाई धर्म में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी पैतृक संपत्ति को में उसका अधिकार दिया जाएगा। पहले ये था कि जैसे कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में चला जाता था तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति उनको नहीं दी जाती थी, लेकिन विलियम बेंटिक ने चूँकि ईसाई धर्म का फायदा हो इससे, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म के अंदर आएगा उसको पैतृक संपत्ति भी दी जाएगी। इससे भी काफ़ी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसी तरह से लॉर्ड, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने भी लाखों रुपया ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में दिए। इससे भारतीय लोगों में अपने धर्म के प्रति, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम, अपने धर्म के प्रति उनमें एक संवेदनशीलता फैली और इसकी वजह से ईसाइयों, चूँकि सभी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ईसाई लोग थे, उनके प्रति उनमें आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो धार्मिक कारण भी, जब 1857 की क्रांति हुई उनमें धार्मिक कारण भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा 1857 की क्रांति के लिए। इस तरह से अगली अब बात करेंगे आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारण जब 1757 का प्लासी में अंग्रेजों ने युद्ध जीता, उसके बाद पूरे बंगाल पर दीवानी, बक्सर का युद्ध भी जीत लिया तो दीवानी का अधिकार, यानी कि राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार अंग्रेजों के पास आ चुका था। अब अंग्रेजों का लालच दिनों दिन बढ़ रहा था। अंग्रेजों का लालच
दिनों दिन बढ़ रहा था और वे दिनों दिन नए नए भारतीय क्षेत्रों को जीतने के लिए लालायित थे। क्योंकि उनको भारतीय क्षेत्रों को अपने अधीन करके या अपने साम्राज्य में लिया करते थे, तो उनको बहुत सारा राजस्व उनको प्राप्त हुआ करता था। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारा माल धन दौलत इकट्ठा करके भारतीयों से इकट्ठा करते थे, यहाँ पर यहीं पर अपना इन्वेस्ट भी क्या करते थे, और इन्वेस्ट से जो लाभ होता था उसको वो इंग्लैंड भिजवा दिया करते थे। इससे भारतीयों की जो अर्थव्यवस्था है दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। यहाँ का जो कुटीर उद्योग था उनको अंग्रेजों ने धीरे धीरे नष्ट कर दिया था, और इंग्लैंड से जो माल आता था वह भारतीयों को बेचा जाता था, और भारतीयों के माल को चूँकि भारतीयों का माल थोड़ा महंगा होता था, उनका माल थोड़ा सस्ता होता था, तो बिना आयात शुल्क के वो आया करता था। इससे भारतीय कुटीर उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो गया। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको उठाने का कोई काम नहीं किया, इस वजह से आर्थिक नीतियाँ भी अंग्रेजों की जिम्मेदार थी 1857 की क्रांति के लिए। इसी तरह से 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य जो इंग्लैंड के व्यापारी लोग थे, पहले क्या था केवल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, उसी के माध्यम से भारत में व्यापार किया जा सकता था। अब उसको फ्री हैंड कर दिया, यानी कि अन्य इंग्लैंड वासी भी व्यापारी भी भारत में व्यापार कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे उनको काफ़ी लाभ हुआ। अब यहाँ पर बिना आयात निर्यात के शुल्क के हुए काम करने लगे और एक तरह से उनमें कंपटीशन बढ़ गया, और यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट किया जाता था, चाहे वो रेलवे के निर्माण हो, उनका निर्माण हो, वो सब अंग्रेज लोगों को इनको ठेका आदि दिया जाता था। इससे भारतीय लोगों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती गई और अंग्रेज ने काफ़ी इनका फ़ायदा उठाया। इसी तरह से भू राजस्व की जो व्यवस्था बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा जिसको बोलते हैं, रैयतवाड़ी महलवाड़ी, इसके द्वारा हालांकि उनको कहा यह गया था कि इसमें रैयतों को काफ़ी फ़ायदा होगा, किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि 50% तक उनको भू राजस्व वसूल कर लिया जाता था और उनसे ज़बरदस्ती काफ़ी टैक्स भू राजस्वादी लिया जाता था, जिसकी वजह से उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। जागीरदारों और जमींदारों की स्थिति भी दिनों दिन बिगड़ रही थी। तो आर्थिक कारण किसी भी संघर्ष के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार फैक्ट्स हो सकता है। हम इतिहास में बहुत सारी जगह पढ़ते हैं कि आर्थिक कारणों से भी बहुत सारी स्थितियाँ बिगड़ती रहती है और वे विद्रोह करने के लिए लोग आतुर हो जाते हैं। इसी तरह से हम अगली बात करते हैं, सैनिक कारण। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेना में जो भारतीय लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उनमें भेदभाव की नीति के थ्रू काम किया जाता था। भेदभाव की नीति उनके प्रति अपनाई जाती थी। जब अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रों का अधिग्रहण करना धीरे धीरे शुरू कर दिया, उनको जीत लिया अपने क्षेत्र में, तो बहुत सारे भारतीय सैनिक भी थे, तो उनको उन्होंने अपने कंपनी में ले लिया सैनिकों के रूप में। तो इससे भारतीय सैनिकों की तादाद काफ़ी बढ़ गई। विशेषकर जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा थी, उसके द्वारा सबसे ज़्यादा भारतीय सैनिकों की भर्ती ईस्ट इंडिया कंपनी में हो गई, क्योंकि वो पहले अन्य राज्यों के वहाँ काम करते थे, बाद में वहाँ वे काम करने लग गए। लेकिन इन सैनिकों के इनके प्रति काफ़ी उनकी नीति जो थी वे काफ़ी अलग थी अंग्रेजों के प्रति। लॉर्ड डलहौजी के समय आते आते 1856 तक लगभग 2,38,000 के लगभग भारतीय सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और लगभग 42,300 कुछ सैनिक, 322 के लगभग अंग्रेज सैनिक थे। ये सैनिक जो थे उनमें जो क्षेत्रों में जो बंटवारा था वो भी सही ढंग से नहीं था। कई जगह ऐसी थी जहाँ पर केवल देसी सैनिक यानी कि भारतीय सैनिक थे और इक्के दुक्के अंग्रेज सैनिक हुआ करते थे। इसी तरह से जो सीमांत प्रदेश हुआ करते थे, जो महत्वपूर्ण प्रदेश हुआ करते थे, जिनको जीता अंग्रेजों ने, अभी ताज़ा जीता था, वहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों को ज़्यादा नियुक्त करते थे और देसी सैनिक होते थे उनको पुराने क्षेत्रों में ही नियुक्त किया करते थे। और बड़े बड़े जो पद हुआ करते थे ना, उनको अंग्रेजों को ही दिया करते थे, भारतीयों को नहीं दिया करते थे। इसी तरह से जो सैनिकों में वेतन भत्ता जो पदोन्नति होती थी उनमें अंग्रेजों के द्वारा भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सामान्य भारतीय सैनिक को 7 से 8 रुपया प्रतिमासिक दिया जाता था। इसी तरह से उसी 7-8 रुपये के अंदर ही वे खाने का खर्चा भी काट लिया करते थे, उनकी सैनिक वर्दियों का पैसा भी काट लिया करते थे। उनके पास 1.5 से 2 रुपये ही लगभग बचता था हर महीने। इसी तरह से जो सबसे ऊंचा पद भारतीयों को दिया गया सेना के अंदर, वो एक सूबेदार को दिया जाता था, जिनका मासिक वेतन लगभग 35 रुपये हुआ करता था, जिनका मासिक वेतन
लगभग 35 रुपये हुआ करता था। इसी तरह से जो उन्हीं के समकक्ष जो अंग्रेज सूबेदार होता था उनका वेतन लगभग 195 रुपये हुआ करता था। तो इस तरह की जो भेदभावपूर्ण नीति थी अंग्रेजों के द्वारा अपनाई जाती थी, जिससे सैनिकों में काफ़ी असंतोष था। इसी तरह जो पदोन्नति दी जाती थी वह अंग्रेजों को ज़्यादा दी जाती थी, बजाय कि बड़े बड़े पद अंग्रेजों को ही दिए जाते थे, भारतीयों को सूबेदार के पद तक सीमित कर दिया जाता था। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो सेना पर जो खर्च किया जाता था उसका लगभग आधा पैसा तो अंग्रेज सैनिकों पर ही खर्च कर दिया जाता था, जबकि सैनिक के 3 से 4 गुना सैनिक तो भारतीय ज़्यादा थे, भारतीय सैनिक उनसे ज़्यादा थे। इसी तरह से उनको विदेश भी भिजाया जाता था। इसके लिए लॉर्ड कैनिंग ने एक नया भारतीय सैन्य कानून अधिनियम भी बनाया था, जिसमें अब भारतीय सैनिकों को विदेशों में लड़ने के लिए भिजवाने की कानून बना दिया गया था। और कोई भी भारतीय सैनिक इनकार करता था तो उनको सजा भी दी जाती थी, उनको वहाँ से पद से हटा भी दिया जाता था। लेकिन उस समय भारतीय लोग विदेश जाना सही नहीं समझते थे, अपने धर्म के मुताबिक जो भी उनका अंधविश्वास था उसके मुताबिक वे सही नहीं समझते थे अपने कल्चर के हिसाब से। इसी तरह से जैसे कि हम देखते हैं बाद में जो एनफील्ड राइफलें उनको दी गई थी, जो कारतूसों के मुंह से हटाया जाता था, तो उनसे भी उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। तो ये धार्मिक कुठाराघात के कारण सैनिकों में बहुत असंतोष था। और हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में जो बढ़ चढ़कर जो सैनिकों ने हिस्सा लिया, तभी तो अंग्रेजों ने उनको सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। सैनिकों ने बढ़ चढ़कर पूरी तरह से हिस्सा लिया। जो ज़्यादातर अंग्रेजों से प्रताड़ित थे उनको बुरी नज़र से वे देखा करते थे, उनको बेइज्जत समय समय पर वह किया करते थे। सैनिक कारण एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का कारण। आइए हम अंतिम रूप से देखते हैं इसका तात्कालिक कारण क्या है। तात्कालिक कारण किसी भी क्रांति या विद्रोह जब भी लड़े गए तो हमें देखते हैं कि तत्कालीन कारण उसमें आग में घी का काम करता है। तो तत्कालीन कारण हमें आग में घी का काम किया चर्बी वाले कारतूस ने। पहले एक सामान्य कारतूस जो राइफल होती थी उसका उपयोग किया जाता था, लेकिन एक नई राइफल ब्रिटेन में बनाई गई थी, एनफील्ड नामक नई राइफल। उस नई राइफल में क्या होता था, उसको कारतूस जो उसमें लगाए जाते थे उस पर चर्बी का लेप लगाया जाता है। उसमें बताया गया है कि वो चर्बी का जो लेप होता था उनमें सुअर और गाय की क्या होता था, उसमें चर्बी हुआ करती थी। तो वह उस कारतूस की जो टोप उस पर जो उसको लगाने के लिए बंदूक में यूज किया जाता था, उसको मुंह से हटाया जाता था और मुंह से हटाने से वो मुंह में लगता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं आहत हो गई, क्योंकि हिंदू समाज गाय को एक पवित्र जीव के रूप में उसकी पूजा किया करता था, तो उसके लिए वो पाप समझता था। इसी तरह से जो मुस्लिम समुदाय हैं वो सूअर को खाने को एक अमर्यादित बिल्कुल हराम समझता था, उसको गलत मानता था, इसलिए उनमें भी एक आक्रोश था। इसलिए जो तात्कालिक कारण बना वो चर्बी वाले कारतूसों के रूप में देखा जा सकता है। इसी कारतूसों को लेकर, इसी सेनाओं में संतोष को लेकर 29 फरवरी 1857 को सबसे पहले बहरामपुर में सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों तक ये बातें पहुंच चुकी थी। तो सबसे पहले बहरामपुर में के सैनिक जो छावनी थी उन्होंने इस कारतूसों का प्रयोग करने से सीधे से मना कर दिया। इसी तरह से जब यह खबरें मध्य भारत या उत्तर प्रदेश की तरफ भी पहुंची तो बाद में यहाँ के सैनिकों ने भी इन कारतूसों के प्रयोग करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। हालांकि बाद में उसको पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई। इसी तरह से 2 मई 1857 को लखनऊ रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया। 24 अप्रैल 1857 तक आते आते मेरठ के घुड़सवार सैनिकों ने भी इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से इन रेजिमेंटों को समय समय में भंग भी कर दिया गया, लेकिन सैनिकों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि सेना जो थी वो अंग्रेजों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा थी। लगभग 4 से 5 गुना सैनिक थे। तो अंग्रेजों को उनकी आवश्यकता भी थी, तो उन्होंने उनको कठोर दंड भी दिया, उनको डराया धमकाया भी, लेकिन फिर भी वह नहीं मारे। 10 मई 1857 तक आते आते मेरठ छावनी ने विद्रोह शुरू कर दिया। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में 10 मई 1857 से ही मान ली जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 1857 क्रांति के कुछ कारणों की व्याख्या की, आपके सामने ये मुख्य कारण थे जो 1857 क्रांति के लिए जिम्मेदार थे। आइए कुछ उस समय की जो घटनाएं घटित हुई,
जो विप्लव की घटनाएं घटित हुई उनके ऊपर भी थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से हम व्याख्या उनके ऊपर भी संक्षिप्त रूप से उनको जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सबसे पहले सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया। ये विद्रोही सैनिक मेरठ से निकल के 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली के जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय से इन्होंने सेना का नेतृत्व करने का आग्रह किया। शुरू में बहादुर शाह जफर ने इनकार कर दिया, चूँकि वृद्ध भी हो चुके थे, काफ़ी उदार व्यक्ति भी थे, लेकिन जैसे तैसे करके सैनिकों ने उनको मनाया और उन्होंने सेना का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। इसी तरह से नेतृत्व स्वीकार करने के बाद इन विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब ये जो विद्रोह जब दिल्ली पर अधिकार कर लिए बातें भारत के उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में फैली, तो नाना साहब ने भी, चूंकि वह अंग्रेजों से नाराज चल रहा था, तो उन्होंने भी कानपुर को अधिकार कर लिया, कानपुर पर अधिकार कर लिया। इसी तरह से बुंदेलखंड में झांसी और मध्य भारत में टाटा टोपे ने भी विद्रोह का झंडा फहरा दिया और अनेक जगहों पर अंग्रेजों को परास्त उन्होंने किया। इसी तरह से बिहार में जगदीशपुर के जो जागीरदार थे कुंवर सिंह, उनके नेतृत्व में बिहार क्षेत्र में विद्रोह काफ़ी फैला और उन्होंने कई स्थानों पर अंग्रेजों को पराजित भी किया। उत्तर भारत में हम देखते हैं कानपुर, अवध, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा आदि क्षेत्रों में विद्रोह के प्रमुख केंद्र बन चुके थे। इस प्रकार से 10 मई 1857 को जो विद्रोह शुरू हुआ और कुछ ही महीनों में विद्रोह फैल गया। इसी तरह राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान की जो क्रांति हुई 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सबसे पहले विद्रोह हुआ, इसके बाद नीमच की छावनी में विद्रोह हुआ, फिर 21 अगस्त तक आते आते एरनपुरा की जो जोधपुर लीजियन जो रेजिमेंट थी उसके सैनिक टुकड़ियां जो आबू पर्वत पर गई हुई थी वहां उन्होंने विद्रोह कर दिया। बाद में उन्होंने पूरी एरनपुरा छावनी को घेर कर पूरे सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को अपने साथ लेकर वे कहाँ निकल पड़े, दिल्ली की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनको आहुआ के जो ठाकुर थे, ठाकुर कुशाल सिंह, उनको समर्थन मिला, उन्होंने नेतृत्व करने की पेशकश की, उन्होंने उनका नेतृत्व किया। इसके साथ कई मेवाड़ और मारवाड़ के जागीरदार भी आकर मिल गए थे, बीच में टाटा टोपे भी आया था। इस प्रकार से राजस्थान में भी खासतौर पर कोटा, आहुआ, इन जैसे ठिकानों पर यहाँ पर काफ़ी विद्रोह काफ़ी तेज़ी से फैला। इस तरह से लगभग पंजाब, बंगाल और दक्षिण भारत के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है। उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में 1857 की क्रांति काफ़ी तेज़ी से फैली, 1857 की क्रांति काफ़ी तेज़ी से फैली। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्षेत्रों की। अवध, झांसी, कानपुर, बिहार में जगदीशपुर, ये जो चार पांच मुख्य क्षेत्र थे, यहाँ पर क्रांति जो विद्रोह हुआ वह काफ़ी तीव्र विद्रोह था और अंग्रेजों को उन्होंने कई जगह पर, कई स्थानों पर पराजित भी किया था। अवध में जो विद्रोह हुआ वह 21 मई 1857 को लखनऊ रेजिमेंट, जो लखनऊ के सैनिक टुकड़ी थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। इससे पहले भी उन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की थी, परंतु 31 मई 1857 को लखनऊ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस समय जो अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, वह कलकत्ता में अंग्रेजों के यहाँ बंदी था। अतः विद्रोही सैनिकों ने वाजिद अली शाह के अल्पवयस्क पुत्र ब्रिटिश कादिर को अपना नेता नवाब घोषित करवा दिया और प्रशासन का संचालन उनकी बेगम वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल को सौंप दिया। इस प्रकार से अवध में अब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इन्होंने 20 जून 1857 तक आते आते अंग्रेज सेनाओं को कई स्थानों पर पराजित भी किया। 4 जुलाई को जो तत्कालीन अवध के कमिश्नर थे सर हेनरी लॉरेंस, उस समय राजस्थान के जो अंग्रेज गवर्नर जनरल, अंग्रेज एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज लॉरेंस थे, और अवध में कमिश्नर कौन थे, हेनरी लॉरेंस, और तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो 4 जुलाई को एक भीषण विस्फोट हुआ, तैयारियां कर रहे थे वो विद्रोहियों से लड़ने के लिए। वहाँ पर कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस मारे गए और इस तरह से विद्रोहियों का हौसला और भी बढ़ गया। लेकिन अब आउटरम और हेवलॉक के नेतृत्व में एक सेना अवध की ओर बढ़ी, लेकिन उनको भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। प्रधान जो मुख्य सेनापति था कैंपेबल, वह गोरखा सेनाओं के साथ अवध की ओर बढ़ा, गोरखा सेनाओं के साथ अवध की ओर बढ़ा और उन्होंने 31 मार्च 1858 को पुनः लखनऊ पर अधिकार कर लिया और मई 1858 तक आते आते उन्होंने बरेली पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार से मई 1858 तक अवध में विद्रोह को दबाया जा चुका था और विद्रोहियों को सख्त सजा उन्होंने दी। इसी तरह से हम बात करते हैं
झांसी में विद्रोह। झांसी में जो विद्रोह की शुरुआत हुई है 5 जून 1857 को, वहाँ पे विद्रोह हुआ। वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि इस समय झांसी पर जो एक तरह से नियंत्रण था वो रानी लक्ष्मीबाई का था। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया और वे अंग्रेजों के प्रति वफादार रही। उन्होंने यहाँ तक कि जो सागर के डिवीजन कमिश्नर थे उनसे पत्र व्यवहार भी किया और उनको कहा कि मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, मैं उनके विद्रोहियों के साथ नहीं हूँ। लेकिन अंग्रेज जो लोग थे वे रानी लक्ष्मीबाई पर इतना विश्वास नहीं करते थे। हालांकि प्रशासन का संचालन उनको दे रखा था, लेकिन उनको फिर भी डाउट था उनके ऊपर। अंत में विद्रोहियों जब और दतिया के जो विद्रोहियों ने झांसी के ऊपर आक्रमण किया, तब भी रानी लक्ष्मीबाई अडिग रही और अंग्रेजों का उनको समर्थन बना रहा। परंतु बाद में परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अंग्रेजों ने उनको विश्वास करना ही कम कर दिया। अतः उनको विवश होकर विद्रोहियों का साथ लेना पड़ा, क्योंकि जो उनका जो उत्तराधिकार का जो मसला था वे अभी सोल्व नहीं हुआ था। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोह करना पड़ा और कहा कि मैं झांसी लेकर ही रहूँगी। इस प्रकार से उन्होंने झांसी में संघर्ष किया और जो अंग्रेज सेनाधिकारी था ह्यू रोज ने के नेतृत्व में उन्होंने झांसी में संघर्ष किया। रात के समय रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से निकलकर कालपी की ओर गई। कालपी में उसका पीछा करते हुए ह्यू रोज पहुँचा। वहाँ पर भी उनके मध्य संघर्ष हुआ। अंग्रेजी सेना ने कालपी पर भी अधिकार कर लिया। इसी समय ग्वालियर से तात्या टोपे भी आए, परंतु इनकी सेनाओं ने उनको अंग्रेजों को काफ़ी परेशान किया। इसके पश्चात जो रानी लक्ष्मीबाई थी वे चली गई ग्वालियर दुर्ग की ओर शरण ले ली वहाँ पर जाकर। लेकिन अंग्रेज अधिकारी जो सैन्य अधिकारी था ह्यू रोज उनका पीछा करते हुए ग्वालियर पहुँच गया और ग्वालियर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। अंत में जब कोई मौका नहीं मिला तो रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ना ही उचित समझा और लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुई और अंग्रेजों ने ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से झांसी पर भी जो विद्रोह का प्रमुख केंद्र था बुंदेलखंड का क्षेत्र, उसको भी अंग्रेजों ने नियंत्रण में ले लिया। इसी तरह कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसके पीछे कहानी है। 1818 में जब बाजीराव द्वितीय मराठा पेशवा जो था उससे अंग्रेजों ने उनको पराजित करके उससे एक संधि की और कानपुर के निकट एक बिट्ठूर की जागीर थी, उनको वह जागीर सौंप दी बाजीराव द्वितीय को और 8 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। 8 लाख की वार्षिक पेंशन देना भी स्वीकार कर लिया अंग्रेजों ने। बाजीराव द्वितीय की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने दोदू पंत, जिसको नाना साहब के नाम से जाना जाता है, उसको गोद ले लिया। 1851 में जैसे ही बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई, अंग्रेज जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, उन्होंने नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। नाना साहब को क्या कर दिया? पेंशन देने से इनकार कर दिया। इससे नाना साहब अंग्रेजों के प्रति क्रोधित हुआ और जब विद्रोह शुरू हुआ, कानपुर में जब विद्रोह की शुरुआत हुई 6 जून 1857 को, नाना साहब ने भी विद्रोह क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। क्रांतिकारियों का कर लिया, नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से 25 जून 1857 तक आते आते अंग्रेजों को उन्होंने पराजित किया और पूरे कानपुर पर अधिकार कर लिया। और कानपुर पर अधिकार करने के पश्चात नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। कानपुर पर अधिकार करने के पश्चात नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। इसी समय इलाहाबाद से एक सेना आई और उस सेना ने 16 जुलाई 1857 तक आते आते अंग्रेज सेना ने विद्रोहियों को पराजित किया और कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। इसी समय कानपुर पर एक घटना भी हुई थी, बीबी घर की घटना। वहाँ पर विद्रोहियों ने जो अंग्रेज स्त्री और बच्चे थे उनको मार डाला और इस घटना का बदला लेने के लिए जो अंग्रेज जनरल नील थे उन्होंने काफ़ी बहुत तरीके से उन क्रांतिकारियों को, आम जनताओं को भी काफ़ी मारा, बुरी तरीके से मारा। यहाँ तक उन्होंने जो ब्राह्मण लोग थे उनको तो ज़मीन में दफना दिया और इसी तरह जो मुस्लिम लोग थे उनको चिता पर जलवा दिया। इसी तरह जो बीबी घर के अंदर ही जहाँ पर वो हत्याकांड हुआ था, वहाँ पर एक मुस्लिम अधिकारी था, उससे उसकी जीभ से उस खून को साफ करवाया और उसके आदेश मानने के पश्चात भी उसको मृत्युदंड उन्होंने दे दिया। इस प्रकार से उस हत्याकांड का अंग्रेजों ने बड़े जघन्य तरीके से उसका बदला लिया। 19 जुलाई 1857 को
बिठूर पर आक्रमण करके नाना साहब को पराजित किया और बिठूर के महल को तहस नहस कर डाला और वहाँ से जो भी धन दौलत अंग्रेजों को प्राप्त हुई उनको लूट मार करके वहाँ से वे ले गए। इसके पश्चात जून 1858 के पश्चात नाना साहब का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हो सकता है वो नेपाल की तरफ चले गए, उसके बाद उनकी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इसी तरह से अंतिम रूप से हम बात कर लेते हैं लास्ट बिंदु के ऊपर, बिहार में विद्रोह। बिहार में जो जगदीशपुर का जो जागीरदार थे, शाहबाद जिले में जगदीशपुर पड़ता है, कुंवर सिंह, उस समय उनकी आयु 70 वर्ष थी। वे अंग्रेजों की नीतियों से काफ़ी परेशान हो चुके थे और काफ़ी उनकी आर्थिक तंगी हो चुकी थी। अतः क्रांतिकारियों जब उत्तर उसके आस पड़ोस में अवध आदि क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गया था, तो जगदीशपुर में भी विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। जगदीशपुर के जो विद्रोही लोग थे उन्होंने कुंवर सिंह से आग्रह किया कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए। कुंवर सिंह ने उनकी बात को मान लिया और उनका नेतृत्व स्वीकार किया और कई स्थानों पर अंग्रेजों को पराजित किया। यहाँ तक कि वे आजमगढ़ की ओर आए, आजमगढ़ जिले में भी उन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया। इसी तरह से उनको पराजित करने के बाद वापस जगदीशपुर अपने होम टाउन गए, वहाँ पे उन्होंने अधिकार कर लिया। तो अंग्रेजों को उन्होंने कई जगह पराजित किया और जगदीशपुर को जीतने के बाद लगभग 3 दिन के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से जगदीशपुर को, जब तक कुंवर जगदीश सिंह जिंदा थे तब तक उन्होंने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया और कई जगह उनको पराजित किया। इस प्रकार से जगदीशपुर भी विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। अंत में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से 1858 के मध्य तक अंग्रेजों ने इसको विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके 1858 क्रांति के स्वरूप और इसके परिणामों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।